बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन एकेडमी चैनल। हमने क्यूएसओ का लॉ गेट का सिलसिला शुरू किया हुआ है और हम उसके अल्हम्दुलिल्लाह ताला 17 आर्टिकल पहले पढ़ चुके हैं। हम देख रहे हैं इसका आर्टिकल 18 और ये चैप्टर 3 शुरू होता है। ये चैप्टर है ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है कि चैप्टर 3 किसके मुतालिक है क्यूएसओ का। आप कहेंगे ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, कि कौन कौन से फैक्ट जो है वो रेलिवेंट है। पहले इसको समझ लेंगे तो आपको यह आसानी हो जाएगी। एक होता है फैक्ट इन इशू, यानी जो वकुआ हुआ है, जो हकीकत में वकुआ है वो फैक्ट इन इशू। जैसे ए ने बी का कत्ल कर दिया एक घर के अंदर, ये फैक्ट इन इशू है। अब इससे जुड़े हुए बाकी मामलात जो होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। वो कौन कौन से फैक्ट होंगे जो रेलिवेंट होंगे? उनमें से आप ये देखें कि उस शख्स ने, ए ने जो बी को मारा है, किस बुनियाद पे मारा, वजह क्या थी, वो वजह रेलिवेंट फैक्ट है। फिर कहां से चलकर आया, कौन सा हथियार खरीदा और किस तरीके से मारा, वो रेलिवेंट फैक्ट। फिर उस कमरे के जितने भी हालात होंगे, जो सामान बिखरे हुए होंगे, इर्द गिर्द जो चीजें बिखरी होंगी, वो सारी की सारी रेलिवेंट होगी। तो इस चैप्टर के अंदर ये बताया कौन कौन सी चीज ऐसी है जो हकीकी वकूए के साथ मुंसलिक होती हैं, रेलिवेंट होती हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वकूए के साथ रेलिवेंट नहीं होती, यानी जिसका ताल्लुक वकूए से नहीं होता। सादा लफ्जों में, जिन मामलात का ताल्लुक असल वकूए से होता है उसको रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं, और जिनका ताल्लुक नहीं होता उसको इररेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। और जो दर हकीकत खुद एक वकूआ है, जैसे कत्ल होना एक वकूआ है, चोरी होना एक वकूआ है, किसी का कोई जेली स्टाम्प बनाना एक वकूआ है, किसी का किसी के साथ चेक का फराड करना एक वकूआ है, तो ये फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 18, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। आर्टिकल 18 कहता है आपको सिर्फ अदालत में दो चीजें साबित करनी है, एक फैक्ट इन इशू और एक रेलिवेंट फैक्ट। यानी वकील को अदालत में क्या साबित करना, आर्टिकल 18 में बताता है कि वकील को असल वकूआ साबित करना है, उसको प्रूफ करना है, उसको एविडेंस के तौर पे देना है, और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट, उस वकूए के साथ जो चीजें मुंसलिक होंगी उनको उसने बतौर एविडेंस पेश करना है। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट, किसी भी मुकदमे में एविडेंस दिया जाएगा। आर प्रोसीडिंग, या जो प्रोसीडिंग होगी ऑफ द एग्जिस्टेंस, कि कोई चीज वजूद रखती है यानी वकूआ हुआ है। आर नॉन एग्जिस्टेंस, या कोई वकूआ नहीं हुआ या वजूद नहीं रखता, ऑफ एवरी फैक्ट, कोई भी हकीकत, इन इशू यानी असल मामला, एंड ऑफ सच अदर फैक्ट, और वो दूसरे मामलात भी, एज आर हेयर इन आफ्टर, जो अब हम बताएंगे। हेयर इन आफ्टर का मतलब अब जो हम बताएंगे, जो बाद में आने वाले हैं। डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट, जिनको रेलिवेंट कहा गया है। एंड ऑफ नो अदर्स, और दूसरे इसके अलावा कोई भी नहीं, यानी इसमें सिर्फ इतनी बात की गई। लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 18 ने क्या कहा, आप कहेंगे आर्टिकल 18 ने सिर्फ दो बातें कर दी कि आप सबूत किस चीज के पेश कर सकते हैं अदालत के अंदर, या तो फैक्ट इन इशू यानी हकीकी वकूए के, या रेलिवेंट फैक्ट, या जो उस हकीकी वकूए के साथ मामलात जुड़े हुए हों वो आप पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का सामान बिखरा हुआ था, सारी अलमारियां वगैरह खुली हुई थी। तो अब ये तमाम जो बिखरा हुआ सामान है, अलमारियां खुली हुई है, ये क्या शो करती हैं कि कत्ल तो हुआ है मगर कत्ल के साथ कोई चोरी भी हुई है। और जो सामान बिखरा है ये क्या शो करता है कि स्ट्रगल हुई थी, आपस में मुकाबला भी हुआ था। तो हमें रेलिवेंट फैक्ट बताना होता है और फैक्ट इन इशू बताना होता है, हकीकी वाकया और उससे मुंसलिक वाकया। इसके अलावा और कोई भी हम वाकयात नहीं देते। मगर इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि उन हकीकी वाकयात के अंदर क्या क्या चीजें हो, रेलिवेंट फैक्ट किस तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सपर्ट ओपिनियन जो होता है कि ये रेलिवेंट फैक्ट है, जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, राइटिंग एक्सपर्ट की बात। फिर उसके अलावा जो है जजमेंट ऑफ कोर्ट रेलिवेंट, कोर्ट जो जजमेंट देती है वो भी रेलिवेंट होती है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कोर्ट जो जजमेंट देती है वो रेलिवेंट है, आप कहेंगे हाँ। आपसे लॉ गेट में पूछेगा डेड डिक्लेरेशन,
ठीक है, ये इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, क्या वो भी रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। स्पेशल सर्कमस्टांसेस के रेलिवेंट होते हैं? आप कहेंगे हाँ। अब हम इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। दिस आर्टिकल शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन, ये आर्टिकल किसी शख्स को इस काबिल नहीं बनाता टू गिव एविडेंस, के वो एविडेंस दे ऑफ ए फैक्ट, किसी वाक्य का, विच ही इज डिसइंटाइटल्ड, कि जिसका उसको कोई जवाज ना बनता हो, जिसकी उसको अथॉरिटी ना हो, टू प्रूव, साबित करने की, बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, कानून की किसी भी शक के मुताबिक, कानून के किसी भी दफा के मुताबिक, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो नाफिजुल वक्त कानून हो, रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, जिसका ताल्लुक सिविल प्रोसीजर से हो। अब देखिए लागत में आपसे ये पूछ सकता है कि अगर एक शख्स वो वाला सबूत बतौर एविडेंस पेश कर सकता है जिस सबूत को पेश करने के लिए वो डिसइंटाइटल्ड है, यानी इंटाइटल्ड नहीं है, डिसइंटाइटल्ड है, तो क्या वो पेश कर सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल पेश नहीं कर सकता। तो देखें, आपने, मैं पिछले लेक्चरों में भी ये कहा है और अब भी कह रहा हूं कि क्यूएसओ के साथ जो, बल्कि तमाम के साथ जो इलिस्ट्रेशन होती हैं, खासतौर पे क्यूएसओ की इलिस्ट्रेशन, वो आपने जरूर पढ़नी है बेरेक्ट से, उससे सवाल बनता है। अब है हमारे पास आर्टिकल 19, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि वो वाले वाकयात जिनका ताल्लुक एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो वो रेलिवेंट होते हैं। आर्टिकल 19 को रेस गेस्टे भी कहा जाता है। इसका आपने क्या नाम है, आपने इसका रेलिवेंट नंबर याद रखना कि रेस गेस्टे किसको कहते हैं? 19 को। रेस गेस्टे का मतलब होता है कि जो हकीकी वाकया हुआ, कत्ल जो हुआ, ठीक है, एक आज कत्ल हुआ, आज की डेट में, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2001 को रात 1 बजे कोई बंदा कत्ल होता है, ये तो रेलिवेंट फैक्ट है। अब इससे जुड़े हुए वो वाकयात जो आज की डेट के नहीं है, आज के मकाम के नहीं है, फॉर एग्जांपल लाहौर में कत्ल हुआ तो लाहौर का मकाम नहीं, कोई और मकाम भी क्या रेलिवेंट हो सकता है? हाँ। तो ये बताता है कि सिर्फ दर हकीकत वकूआ खुद एक रेलिवेंट तो होता है, मगर उसके साथ, यानी फैक्ट इशू होता है वकूआ, उसके साथ जो बाकी वक्त, बाकी टाइम, बाकी जगह, बाकी प्लेस, क्या वो रेलिवेंट होते हैं? आप कहेंगे हाँ। दोबारा देखें, लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि क्या एक वक्त जो हकीकी वकूए से ताल्लुक नहीं रखता, एक जगह जो हकीकी वकूए से ताल्लुक नहीं रखती, वो दूर की जगह है, क्या ये रेलिवेंट होती हैं? आप कहेंगे हाँ। मिसाल के तौर पर उसने कत्ल तो आज किया, मगर 1 महीने पहले से वो प्लानिंग कर रहा था, उसने हथियार 1 महीने पहले खरीदा और कत्ल लाहौर में किया और उसने वो हथियार मुल्तान से खरीदा, तो देखो वो इलाके, वो वक्त, वो टाइम भी रेलिवेंट बन जाता है कि जिसके अंदर उसने इसकी पूरी प्रिपरेशन की होगी, इस वकूए की, कत्ल की। इसको रेस गेस्टे कहते हैं, ये ध्यान में रखना। फैक्ट्स विच डू नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट के जो इशू नहीं है, फैक्ट इन इशू नहीं है, यानी हकीकी वकूआ नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू, मगर वो असल वकूए के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं एज टू फॉर्म, कि वो बनाते हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही वकूए की लड़ी, आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। वेदर दे अकर्ड, आया के, या हो सकता है कि वो वाकया हुए हों एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, एंड प्लेस, एक ही जगह से, आर एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस, या उनका ताल्लुक दूसरी जगह और दूसरे वक्त से भी हो सकता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जरूरी नहीं कि आज जो कत्ल हुआ तो आज का ही वकूआ जो है रेलिवेंट होगा, हो सकता है कि इसने प्लानिंग 1 महीने पहले की हो, तो वक्त मुख्तलिफ हो सकता है, जगह मुख्तलिफ हो सकती है, इसने क्या पता प्लानिंग मुल्तान की हो, कत्ल लाहौर किया, ये वाली बात है। अब है हमारे पास आर्टिकल 20, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, ऐसे फैक्ट जो कि जिसका ताल्लुक उन खास मौकों से है, काजेज वजूहात से है, आर इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू, या असल वाक्य के असरात से है। यानी 20 आर्टिकल बताता है कि सिर्फ कत्ल होना तो एक फैक्ट इन इशू है, मगर कमरे में जो इर्द गिर्द सामान बिखरा हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, अलमारियां खुली हैं, जेवर चोरी हुए हैं, ये भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। यानी हम ये पूरा चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? रेलिवेंट। मैं आपको एक टिप बता दूं इसके अंदर, बड़ी कीमती टिप है, ये आपके बड़े काम आएगी। आर्टिकल 18 से 69, आर्टिकल 18 से 69 तक जितने भी आर्टिकल आएंगे वो सब के सब रेलिवेंट होते हैं, अगर वो अपनी खास शराइत पूरी करते हों। तो देखो,
ये कितनी अहम टिप आपके लिए कि लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि क्या आर्टिकल 22 रेलिवेंट है, आप कहेंगे हाँ। आर्टिकल 25 रेलिवेंट है, आप कहेंगे हाँ। इस तरीके से ये 18 से 69 तक जो भी आएगा वो रेलिवेंट होगा, मगर कब? जब वो अपनी पूरी लवाजमात पूरे करता हो तब। तो फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, ऐसे वाकयात जो किसी वकूए से ताल्लुक रखते हैं, काज या किसी वजह से ताल्लुक रखते हैं, और इफेक्ट या कोई असरात रखते हो इमीडिएट फौरन ही, और अदरवाइज उसके अलावा ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, जिनका ताल्लुक रेलिवेंट फैक्ट से हो और फैक्ट इन इशू या फैक्ट इन इशू से हो, और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, जो बताते हो चीजों की हालत को, अंडर विच दे हैपेंड, के वो कैसे वकू हुई थी, विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी, जो के प्रोवाइड करते हैं एक मौका, फॉर देयर अकरेंस, अपने पैदा होने का, अपने वजूद में आने का, और ट्रांजैक्शन या अपने उस वकूए का, और रेलिवेंट वो रेलिवेंट है। आपसे लागत में पूछेगा कि क्या फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ वो वकूआत जो उनके साथ कनेक्टेड हो, या उनकी काजेज हो या उनके इफेक्ट हो, तो क्या वो रेलिवेंट होते हैं? आप कहेंगे हाँ। ये बड़े कीमती सवाल है, ये पूरा चैप्टर बड़ा कीमती है। तो यानी कमरे में तोड़ फोड़ होना, कमरे में सामान बिखरना रेलिवेंट है। 21 मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मोटिव उसका क्या इरादा था, प्रिपरेशन उसने क्या तैयारी की, एंड प्रीवियस और कोई क्या पुराना कोई वाकया था, आर सब्सिक्वेंट कंडक्ट या इस वकूए के बाद जो कुछ हुआ वो सारा का सारा रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। तो 21 एक हमें क्या बताता है? एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, कोई भी फैक्ट रेलिवेंट है, विच शो जो जाहिर करता है, और कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव, जो कोई किसी का इरादा बताता है, मंशा बताता है, और प्रिपरेशन ये तैयारी बताता है, फॉर एनी फैक्ट इन इशू, असल वकूए की, और रेलिवेंट फैक्ट या रेलिवेंट फैक्ट की। तो इसमें क्या बताया कि कोई भी चीज जिसका ताल्लुक मोटिव से हो, प्रिपरेशन से हो, वो रेलिवेंट फैक्ट होती है, क्योंकि वो फैक्ट इन इशू का भी हिस्सा होती है, रेलिवेंट फैक्ट का भी हिस्सा होती है। आगे है इसका 21(2), द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी का जो कोई रवैया है, ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, या किसी पार्टी के किसी एजेंट का, टू एनी सूट, किसी भी मुकदमे में, और प्रोसीडिंग या किसी कार्रवाई में, इन रेफरेंस टू सच सूट, जिसका ताल्लुक उस मुकदमे से हो और प्रोसीडिंग या उस कार्रवाई से हो, आर इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू, या जिसका ताल्लुक हकीकी वकूए से हो, देयर इन यहाँ, आर रेलिवेंट देयर टू, या उसके साथ वो मुंसलिक हो, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स का रवैया, किसी भी शख्स का कंडक्ट, एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम, और कोई ऐसा जुर्म जो उसके खिलाफ, इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जो इस प्रोसीडिंग से ताल्लुक रखता हो, इज रेलिवेंट वो रेलिवेंट है, इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस, अगर ऐसा कंडक्ट असर डालता हो, मैं समझाता हूं भी, आर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, या असर उस पर हुआ हो, एनी फैक्ट इन इशू से, आर रेलिवेंट फैक्ट या रेलिवेंट फैक्ट से, एंड वेदर इट वाज प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट देयर टू, चाहे वो पहला हो, इस हकीकी वाक्य से पहले हो गुजरा हो, या हकीकी वाक्य के बाद हो गुजरा हो। मिसाल के तौर पर ए ने बी को कत्ल किया और सी ने छुप के देख लिया और उसकी वीडियो बना ली। अब सी ने ए से कहा, ये आपसे लॉ गेट में इस तरह सवाल बना के पूछेगा कि सी ने ए को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। देखो सी की तो कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया, और ए ने अब क्या किया कि सी को मार दिया। तो देखो सी प्रीवियस है, ठीक है, यानी पहले का कोई वाकया है, और सी रेलिवेंट तरीके से जुड़ा हुआ है। अब उसने सी को जो मार दिया, तो यानी वो वाकयात जिनका ताल्लुक पहले के किसी वकूए से हो, किसी तैयारी से हो, किसी कंडक्ट से हो, वो सब के सब रेलिवेंट है। सिंपल वर्डिंग में आपसे ये कह देगा क्या प्रीवियस एक्ट या सब्सिक्वेंट एक्ट, उनका ताल्लुक रेलिवेंट फैक्ट से और फैक्ट इन इशू से होता है? आप कहेंगे हाँ। दोबारा देखें, आपसे लॉ गेट में कहेगा कि प्रीवियस या सब्सिक्वेंट एक्ट जो होते हैं, प्रीवियस का मतलब पहले वाले कोई वाकयात, सब्सिक्वेंट जो वकूए के बाद होते हैं, ठीक, तो वो क्या फैक्ट इन इशू यानी हकीकी वाकये से, और रेलिवेंट फैक्ट और उससे मुंसलिक वाकयात से जुड़े हुए होते हैं? आप कहेंगे हाँ। एक्सप्लेनेशन, दी वर्ड कंडक्ट, इसमें जो लफ्ज कंडक्ट इस्तेमाल हुआ है इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में, डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, उसमें वो बयानात शामिल नहीं है, अनलेस दो स्टेटमेंट, जब तक कि वो बयानात
ए कंपनी मिल ना जाए, जुड़ ना जाए, एंड एक्सप्लेन वजाहत ना कर दें एक्ट्स मामलात की, अमल की, अफआल की, other than स्टेटमेंट के अलावा, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट, बल्कि ये एक्सप्लेनेशन इफेक्ट नहीं करती द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट की रेलिवेंसी को, अंडर एनी अदर आर्टिकल ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट के किसी और आर्टिकल के अलावा। यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर आपसे लागैट के अंदर कहेगा कि कंडक्ट का मतलब ये है कि किसी शख्स का अगर कोई बयान अगर हकीकी वकूए से जुड़ा हुआ है या उससे कोई ताल्लुक रखता है तो वो रेलिवेंट होगा, वरना नहीं। ठीक है, यानी अगर एक शख्स का कोई किरदार किसी मामले में रेलिवेंट हो तो उसका बयान भी रेलिवेंट होता है। मिसाल के तौर पर, मैंने एक बंदे को मार दिया, मगर मैंने 1 महीने पहले कहा था किसी महफिल में कि मैं इसको जरूर मारूंगा, तो मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरा जो बयान है जो मैंने 1 महीने पहले दिया था, वो रेलिवेंट बन जाएगा कि लोग ये कहेंगे, अदालत में ये प्रूफ किया जाएगा, देखो आसिफ ने पहले अपना बयान दिया है, इसने भरी महफिल में कहा था मैं इसको मारूंगा, इसलिए इसी ने ही मारा है, ये वाली बात कहेगी। When the conduct of any person, जब किसी भी शख्स का, एक्सप्लेनेशन 2 है, when the conduct of any person, जब किसी शख्स का कंडक्ट इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट हो जाए, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, अगर वो कोई भी बयान देगा, आर इन हिज प्रेजेंस, या उसकी कोई मौजूदगी, एंड हेयरिंग, उसका कुछ सुनना, विच अफेक्ट सच कंडक्ट, जो उसके कंडक्ट को असरअंदाज करे, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट ही होता है। ये काफी सारी इलस्ट्रेशन दी है, सबको पढ़कर जाना। अब है 22, बहुत अहम है, आइडेंटिफिकेशन परेड। फैक्ट्स नेसेसरी, ऐसे हकायक जो जरूरी हो टू एक्सप्लेन के वो वजाहत करते हो, आर इंट्रोड्यूस, या तारुफ करवाते हो, ए फैक्ट इन इशू, हकीकी वकूवे का, आर रेलिवेंट फैक्ट, या रेलिवेंट फैक्ट का, यानी मुंसलिक वाकयात का, आर विच सपोर्ट, या कोई उसके अंदर कोई मदद करते हो, आर रिब्यूट, या उसकी तरदीद करते हो, इन रेफरेंस, इन रिब्यूट एंड इनफेरेंस, या उनसे कोई हम नतीजा अक्स करते हो, सजेस्टेड बाय ए फैक्ट, जो कि हमने तजवीज किया हो, किससे, बाय ए फैक्ट इन इशू, हकीकी वकूवे से, आर रेलिवेंट फैक्ट, या रेलिवेंट फैक्ट से, आर विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, या कोई ऐसा मामला जो किसी शख्स की शनाख्त से ताल्लुक रखता हो, ये सारे रेलिवेंट है। मैं इसकी तफसील अभी बताता हूँ इंशाल्लाह। ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज, आर पर्सन, कोई भी शख्स, हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, जिसकी शनाख्त रेलिवेंट हो, आर फिक्स द टाइम, या कोई वक्त फिक्स हमने कर दिया हो, आर प्लेस, या कोई ऐसी जगह हो, एट विच, जिसमें एनी फैक्ट इन इशू, हकीकी वकुआ, आर रेलिवेंट फैक्ट, या उससे मुंसलिक वकुआत हैपेंड हुए हो, वो वाकयात हुए हों, आर विच शो, जो जाहिर करता हो द रिलेशन ऑफ पार्टी, के पार्टियों का आपस में क्या ताल्लुक है, बाय होम एनी सच फैक्ट, इस तरीके का फैक्ट का, वाज ट्रांजैक्टेड, जिसका इस मामले से, इस कारोबार से, इस लेन देन से, इस ताल्लुक से, इस मामले से ताल्लुक हो, आर रेलिवेंट, वो सब रेलिवेंट है, इन सो फार एज, इस हद तक, दे आर नेसेसरी, वो जरूरी हो, फॉर दैट पर्पस, इस पर्पस के लिए। अब इसको जरा गौर से देखें, बड़ा अहम है। वो तमाम वाकयात जिनका ताल्लुक वक्त से हो, इंसान से हो, जगह से हो, प्लेस से हो, वो सब के सब रेलिवेंट होते हैं अगर उनका ताल्लुक फैक्ट इन इशू यानी हकीकी वकूए से, या रेलिवेंट फैक्ट मतलब मुंसलिक वाकयात से जुड़ा हुआ हो। मसलन एक बी को कत्ल कर रहा है और एक सी शख्स है, वो किसी और शहर का मुसाफिर है, वो वैसे ही वहां से गुजर रहा है और उसने जिस टाइम ए को बी को कत्ल करते हुए देखा, वो जानता नहीं कि ए कौन है और बी को भी नहीं जानता कौन है। तो जैसे ही ए भाग गया, अब वो पुलिस स्टेशन पे गया और उसने कहा कि सर मैंने एक बंदे को कत्ल करते हुए देखा, इस बंदे को, मगर मैं नहीं जानता वो कौन है। तो पुलिस वाले कहेंगे कि क्या अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसको पहचान लोगे? उसने कहा हाँ मैं पहचान लूंगा। इस पहचान करवाने को आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। ये जितना जल्द होगा उतना असर रखेगा। इससे रिलेटेड बड़े बारीक नुक्ते हैं, उसको जरा गौर से समझना, जो लॉ गेट में पूछ सकता है। आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के लिए सबसे पहले जरूरी लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि क्या अगर वो शख्स उसको पहले से जानता था तो आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। आइडेंटिफिकेशन परेड किसको कहते हैं? शनाख्त। यानी उस बंदे से कहा जाएगा अच्छा भी ये 8-10 बंदे खड़े हैं, इनमें से देखो तुमने किसको मारते हुए देखा था। वो कहेगा मैंने इसको देखा था। ठीक, तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड। तो याद रखना आइडेंटिफिकेशन परेड सिर्फ तब हो सकती है जब गवाह ने किसी बंदे को ना जानता हो, किसी बंदे को ना पहचानता हो। अनजान अगर बंदा होगा तब आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। अगर
जिस बंदे ने कत्ल होते देखा और वो उसको जानता है कि ए को जानता है या बी को जानता है, तब आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होगी। अनजान बंदे की आइडेंटिफिकेशन परेड होती, पैरा नुक्ता ये। दूसरा आपसे लागैट में पूछेगा कि अब ये बताएं आइडेंटिफिकेशन परेड किसकी मौजूदगी में होती है? आप कहेंगे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगी। नंबर 3 आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन परेड जो है कि ये सब्सटेंटिव एविडेंस है, पक्का सबूत है कि उस बंदे ने कहा जी मैंने इसको देखा और उसके इस बयान के ऊपर उस अगले बंदे को सजा दे दी जाएगी। आप कहेंगे उसके इस बयान पे आइडेंटिफिकेशन परेड पर कोई भी सजा सिर्फ इस अकेले बयान पे नहीं दी जाएगी, बल्कि आइडेंटिफिकेशन परेड एक कारोबरेटरी एविडेंस है, एक सपोर्ट करने वाला एविडेंस है, मदद करने वाला एविडेंस है। वो कोई पक्का सबूत यानी वो कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। तो ये अपने जहन में रखना। और हाँ, एक और चीज, आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर उसने उस बंदे को जिस हालत में देखा था, मिसाल के तौर पर उसने कहा जब मैंने कातिल को देखा, कातिल ने सर पे टोपी पहनी हुई थी और इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, तो पुलिस क्या करेगी? उस एक बंदे को नहीं लेके आएगी, बल्कि उसी तरह के कपड़े पहनाकर, उसी का हुलिया बनाकर, उसी से मिलते जुलते चेहरे वाले बंदों को 8-10 को खड़ा कर देगी। अब कहेगी अब बताओ कि इनमें से कौन है। याद रखना, अगर उसने जो हुलिया बताया और पुलिस ने उस हुलिये के अलावा किसी बंदे को पेश कर दिया, वो आइडेंटिफिकेशन परेड में नहीं आता, ये केसेस लॉ है। तो उसको उसी हुलिये में उसी तरीके से पेश करना होगा और ये कारोबरेटरी एविडेंस होता है, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता। आर्टिकल 23 थिंग्स सेड, कोई चीज हम कहते हैं, आर डन या कोई वकुआ होता है बाय कॉन्स्पिरेसी यानी बाय कॉन्स्पायरेटर इन रेफरेंस, किसके हवाले से? टू कॉमन डिजाइन के उनका एक जैसा डिजाइन है। पहले देख ले फिर आपको समझाता हूं। वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड, अगर बहुत सी वजूहात हो टू बिलीव यकीन करने की, दैट 2 और मोर पर्सन कि 2 या 2 से ज्यादा शख्स हैव कॉन्स्पायर्ड, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा साजिश की है, टुगेदर इकट्ठे मिलकर, टू कमिट एन ऑफेंस के वो कोई जुर्म करेंगे, आर एन एक्शनेबल रॉन्ग या कोई ऐसी गलती करेंगे जिसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है, एनीथिंग सेड या कोई उन्होंने कोई चीज कही हो, डन की हो, आर रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन या उनमें से किसी एक शख्स ने लिखी हो, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, सबसे कीमती है कि उन सब की इंटेंशन कॉमन हो, उन सब का एक जैसा इरादा हो, आफ्टर द टाइम, उस वक्त के बाद, व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट, कि जब ये जो तवज्जो थी, जो इरादा था, सबसे पहले इंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम, उन्होंने किसी एक ने वो इरादा पूरा किया हो या उस इरादे पे कोई कदम उठाया हो, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। रेलिवेंट फैक्ट अगेंस्ट ईच ऑफ, वो रेलिवेंट फैक्ट है हर एक के खिलाफ, ऑफ द पर्सन, शख्सों के, बिलीव्ड टू बी, जिनके मुतालिक यकीन हो, सो कॉन्स्पायरिंग कि उन्होंने आपस में सलाह मशवरा साजिश की थी, एज विल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग, या उनका मकसद था साबित करना, द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कि ये कॉन्स्पिरेसी साजिश हुई है, एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग, इस मकसद के तहत कि वो शो करें, दैट एनी सच पर्सन, कि उनमें से कोई भी शख्स वाज ए पार्टी टू इट, इस पार्टी का हिस्सा था। मिसाल के तौर पर इसमें यह कहा गया कि 2 या 2 से ज्यादा शख्सों ने अगर आपस में सुलह मशवरा किया, मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा हम दहशतगर्दी करते हैं, एक बंदे ने, वो पिशावर का था, उसने असला प्रोवाइड किया, उसका नाम था ए, बी जो है वो कोयटा में था, उसने उस असले को कलेक्ट किया, सी जो था वो लंदन में बैठा था, उसने वहां से फंड भेजा, और जो डी था उसने वो असला लेकर उस पर अमल किया, उस असले को इस्तेमाल किया किसी दहशतगर्दी में। तो ये तमाम के तमाम रेलिवेंट हैं। इनमें से किसी एक ने भी कोई जुर्म कर दिया तब सब के सब फंस गए। तो इसमें अहम चीज क्या है कि सब की इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि मुख्तलिफ शख्स अगर आपस के अंदर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, साजबाज करते हैं, मगर उनमें से इंटेंशन सबकी एक जैसी नहीं होती, तो क्या वो रेलिवेंट है, वो सब के सब उस मुल्जिम होंगे? आप कहेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर मुझसे किसी शख्स ने कहा कि आसिफ भाई यूं करना कि अपना मोटरसाइकिल मुझे दे दो, मैं अभी आ रहा हूं, मेरी बहन की तबीयत खराब है। मैंने मोटरसाइकिल उसको दे दिया, वो चला गया। मुझे नहीं पता था कि उस मोटरसाइकिल पे बैठकर वो शख्स डकैती लगाने जा रहा है। उसने डकैती की, तो अब क्योंकि मेरी इंटेंशन तो नहीं थी, तो अब मैं उसका हिस्सा नहीं बना कॉन्स्पिरेसी का। अगर मैं उसका हिस्सा होता कि ठीक है भाई तुम मेरा मोटरसाइकिल ले जाओ, जितने पैसे होंगे आधे तुम रख लेना, आधे मैं रख लूंगा, तब ये क्या होगा, ये कॉन्स्पिरेसी होगी। इसमें ये कहा गया
24 व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, कुछ वाकयात ऐसे होंगे कि जो रेलिवेंट नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, बीकम रेलिवेंट, मगर वो रेलिवेंट बन जाते हैं। कैसे, पहले देखे भी समझाता हूं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, ऐसे वकुआत जिनका ताल्लुक असल वकुए से नहीं होता, आर रेलिवेंट, मगर फिर भी वो रेलिवेंट होते हैं, उनका फिर भी कोई ना कोई किरदार होता है। वो कैसे? 24(2) जो है ये बड़ा अहम है, ये प्ली ऑफ एलिबाई के अंदर आता है, मैं भी समझाता हूं। तो 24(1) पहले पढ़ते हैं। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट, अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हो, विद एनी फैक्ट इन इशू, किसी फैक्ट इन इशू से, और रेलिवेंट फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट से। तो क्या कहा? ऐसा वाक्य जो रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट है, मगर वो कभी कभी रेलिवेंट बन जाता है। कब रेलिवेंट बन जाएगा? अगर वो इनकंसिस्टेंट हो, वो हकीकी वाक्य यानी फैक्ट इन इशू के बिल्कुल खिलाफ हो या रेलिवेंट फैक्ट के खिलाफ हो। तो देखो कितनी अहम बात है। अगर कोई वाक्य इररेलिवेंट है मगर वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट है, उसके खिलाफ हो, तो वो रेलिवेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं भी इस पहले दूसरा पढ़ा लूं फिर आपको समझाता हूं। इसका दूसरा, इफ बाय देमसेल्फ, अगर इनके जरिए, आर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, ये दूसरे फैक्ट के जरिए से, दे मेक द एग्जिस्टेंस, वो बनाते हो एग्जिस्टेंस, वजूद साबित करना, और नॉन एग्जिस्टेंस, कोई वजूद ना होना, ऑफ एनी फैक्ट इन इशू, किसी वकूवे का, और रेलिवेंट फैक्ट या रेलिवेंट फैक्ट का, हाईली प्रोबेबल, मगर उनके ऊपर हमें ज्यादातर कयास करना पड़ गया, और इम्प्रोबेबल या कयास ना किया। देखो अब इसको देखो, इसको प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। 1 जनवरी 2001 को रात 1 बजे पेशावर के अंदर इल्जाम है कि ए ने बी को मारा। अब जब अदालत के अंदर आया तो पहली ही हियरिंग पे, देखो पहली ही हियरिंग पे, ये नहीं कि मुकदमा आगे चल जाए, ये लागत ने कहा क्या पहली हियरिंग पे? आप कहेंगे हाँ, यानी सबसे पहले अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर उस शख्स को वो अगर ये कह दे कि सर आप कहते हैं कि 1 जनवरी 2001 को रात 1 बजे पेशावर के अंदर मैंने बंदा मारा है, देखें मेरी टिकट, देखें मेरी वीडियो, देखें मेरी मौजूदगी, देखें मैं तो उस टाइम कराची पे था, मैं गवाह लेके आ सकता हूं। तो देखो अब ये फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट हो गया ना, बिल्कुल उससे अलग हो गया कि उसको झुटला रहा है, वो कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है। तो अब उसका कराची में होना वो इररेलिवेंट था मगर अब रेलिवेंट हो गया, यानी उसका कराची में होना उसके काम आ गया। अब वो उसको बचा लेगा। क्यों? कि पता है कि एक बंदा, इतना लंबा डिफरेंस है, तो ये तो नहीं कि एक बंदा 2 जगह पे मौजूद हो। तो इसमें कहने का मकसद ये कि वो वाकयात जो हमारी जिंदगी के अंदर गैर अहम होते हैं, कई मरतबा हमारे वो भी काम आ जाते हैं, वो हमें बचा लेते हैं। जिस तरह उसका कराची में होना, उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो कराची में था, ये वाकया इररेलिवेंट था उस कत्ल से, मगर क्यों कि इस वाक्य ने उसको बचा लिया। इसको प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। इसकी लिस्टेशन पढ़ लेना। 25 इन सूट्स फॉर डैमेजेस, अगर कोई ऐसे मुकदमे हो जिनका ताल्लुक, देखो एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस। डैमेज कहते हैं नुकसान को और डैमेजेस कहते हैं मुआवजे को। तो ये जहन में रख लेना। अगर एस लगा हो तो उसका मतलब होता है मुआवजा रकम, अगर एस ना लगा हो तो उसका मतलब बनता है जो नुकसान हुआ है। जमीन आसमान का फर्क है। इन सूट्स, ऐसे मुकदमात, फॉर डैमेजेस जिसका ताल्लुक मुआवजे से हो, फैक्ट टेंडिंग, और वो उस तरफ रुझान रखते हो, टू इनेबल कोर्ट के कोर्ट को इस काबिल बना दे, टू डिटरमिन कि वो तजवीज कर सके, फैसला कर सके, अमाउंट रकम का, और रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। पहले देखने इसको समझाते हैं। इन सूट्स, ऐसे मुकदमात, इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, जिसके अंदर एक बंदा मुआवजा क्लेम करता है, एनी फैक्ट, किसी भी वकूवे का, विच विल इनेबल द कोर्ट, जो कोर्ट को इस काबिल बना दे, टू डिटरमिन कि वो बयान कर सके या तजवीज कर सके, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस की अमाउंट, विच आर टू बी अवॉर्डेड, कि उसको कितना उसको मुआवजा देना चाहिए, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। मसलन एक शख्स कहता है कि इस बंदे ने, क्या नाम है, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ठीक है, मैं ए पे इल्जाम लगाता हूं कि ए ने मेरी दुकान से 2 मोबाइल चुरा लिए। अब वो वाकया, अब मैं कहता हूं कि सर मुझे इससे पैसे दिलवाए। अब अगर ये प्रूफ हो जाए कि ए पहले भी इस तरह की कामों में मुलव्वस रहा है, तो ये चीज क्या बन जाएगी, कोर्ट को आसानी कर देगी। यानी सिंपल वर्ड में, हर वो वाकया जो कोर्ट को आसानी की तरफ ले जाए कि कोर्ट कितना जुर्माना उस पर लगाए, उससे कितना मुआवजा लेके दे, वो रेलिवेंट होता। बस इतनी सी बात। आपसे लागत में कहेगा
कि क्या वो वाकयात या वो चीजें जो कोर्ट को की मदद करती हों कोई मुआवजा अवार्ड करने में, कि कोर्ट कितना मुआवजा लेके दे, क्या वो रेलिवेंट होते हैं? आप कहेंगे हाँ होते हैं। अब है 26 फैक्ट्स रेलिवेंट। फैक्ट रेलिवेंट है व्हेन राइट, जब कोई हकूक और कस्टम्स या कोई रस्मो रिवाज इज इन क्वेश्चन, अगर उनका कोई ताल्लुक हो। यानी क्या कहा, कोई रस्मो रिवाज या किसी के हकूक वो भी रेलिवेंट होते हैं। तो लागत में पूछेगा क्या हकूक भी रेलिवेंट होते हैं? आप कहेंगे हाँ। क्या किसी के रस्मो रिवाज भी रेलिवेंट होते हैं? आप कहेंगे हाँ। मगर कब, ये देखते हैं। When the question is as, अगर सवाल इस चीज पे उठता हो as to the existence of any right, कि किसी शख्स का कोई हक बनता है और कस्टम या कोई ऐसा रस्म रिवाज वजूद रखता है, the following fact are relevant, तो जो दर्ज झैल जो चीजें दी गई हैं ये रेलिवेंट हो जाएगी। मसलन एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन, कोई भी आपस में ताल्लुक, बाय विच दी राइट, जिसके जरिए से कोई हकूक और कस्टम या कोई रस्म रिवाज इन क्वेश्चन उनका सवाल उठता हो, वाज क्रिएटेड, या तो वो रस्म रिवाज या हकूक पैदा होते हो। यानी किसी भी लेन देन से अगर किसी का कोई हक पैदा होता हो या कोई रस्म रिवाज पैदा होता हो, क्रिएटेड पैदा होता हो, क्लेम्ड, या उसको हम क्लेम कर सके, उसका दावा कर सकते हो, या मॉडिफाइड, या उसको मॉडिफाई कर सकते हो, रिकॉग्नाइज्ड, या उसको पहचान कर सकते हो, एजर्टेड, या हम उसके बारे पे जोर देते हो, उसको डिमांड करते हो, आर डिनाइड, या उसका इनकार करते हो, विच वाज इनकंसिस्टेंट, जो उल्ट हो, विद इट्स एग्जिस्टेंस, इसकी वजूद से। तो देखें, हर वो लेन देन जिसका ताल्लुक किसी भी शख्स के हकूक के एग्जिस्टेंस से हो, तो लागत में पूछेगा राइट यानी हकूक और कस्टम, क्या अगर वो किसी ट्रांजैक्शन से, किसी मामले से क्रिएटेड हो तो वो रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। वो कहेगा राइट और कस्टम अगर क्लेम्ड किए जा सकते हो तो रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। क्या वो मॉडिफाइड किए जाते हो तो रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। रिकॉग्नाइज्ड, उनको हम पहचान कर सकते हो तो आप कहेंगे हाँ। कहेगा कि अगर हम उनका इनकार करते हो, डिनाई करते हो, तो क्या वो भी रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि हमारे इलाके के अंदर ये रस्म रिवाज है कि कोई भी शख्स इस एरिया से नहीं गुजर सकता, या हमारे फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में ये रस्म रिवाज है कि जुमेरात वाले दिन जो है ये वाला जो कबीला है ये नहर से पानी लेकर अपनी फसलों को काश्त करता है, ये हमारे एरिया का रस्म रिवाज है। और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं ये रस्म रिवाज नहीं है। तो देखो, एक बंदा क्रिएट करता है हाँ कहता है, दूसरा इनकार करता है, ये सब चीजें रेलिवेंट होंगी कि अब अदालत में प्रूफ दिए जाएंगे, भाई साबित करो कि वाकई ही ये रस्म रिवाज हैं, क्या वाकई बंदे के हकूक बनते हैं, तो इसको कहते हैं रेलिवेंट। 26 पार्टिकुलर इंस्टेंस, खास वाकयात, इन विच द राइट, जिसमें कोई हकूक और कस्टम या कोई रस्म रिवाज वाज क्लेम्ड, कोई रस्म रिवाज क्लेम किया गया था, रिकॉग्नाइज्ड या वो पहचान किया गया था, और एक्सरसाइज्ड या उस पर कोई अमल दरामद किया गया था, आर इन विच इट एक्सरसाइज या उसको एक्सरसाइज किया गया था, वाज डिस्प्यूटेड, जो मुतनाजा था आपस में, एजर्टेड या उस पर जोर दिया गया था, उसको मांगा गया था, आर डिपार्टेड फ्रॉम या उससे इनकार किया गया था, वो सबके सब रेलिवेंट है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये कहता हूं कि ये मछली का जो फार्म है ये मेरा है, ये दरिया का ये इलाका मेरा है, मेरे अबाओ अजदाद ने, मेरे परदादे ने जो है ये जो है उस पे लीज पे लिया हुआ था। तो दूसरा बंदा कहता नहीं जी ये वाला तो हमारा है। अब अगर मैं कोई कागजात ऐसे ले आऊं कि जिसके अंदर ये पता चले कि हाँ वाकई ही मेरे परदादे ने ये किराए पे लिया हुआ था, तो वो कागजात क्या होंगे? रेलिवेंट बन जाएंगे। ये वाली बात है। 27 फैक्ट शोविंग द एग्जिस्टेंस, ऐसे हकूक जो बताते हो ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, किसी भी ज़हनी हालत को, सच एज इंटेंशन, जैसे कि किसी का इरादा, नॉलेज इल्म, गुड फेथ किसी की अच्छा, किसी की नीयत, निगलिजेंस या किसी भी शख्स की लापरवाही, रैशनेस उसकी जल्दबाजी, इल विल उसका बुरा इरादा, और गुड विल या उसके अच्छे इरादे टूवर्ड एनी पार्टिकुलर पर्सन किसी भी खास शख्स की तरफ, आर शोविंग द एग्जिस्टेंस या वो बताते हो वजूद ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी किसी जिस्म की हालत, और बॉडी फीलिंग या फीलिंग कोई फीलिंग्स जिस्म के एहसासात, आर रेलिवेंट, वो सबके सब रेलिवेंट है। तो आपसे लागत में पूछेगा क्या नॉलेज हो, किसी शख्स को किसी चीज का नॉलेज, इंटेंशन, निगलिजेंस, ये सारी की सारी
रेलिवेंट होती हैं? आप कहेंगे हाँ। क्या बॉडी की फीलिंग भी रेलिवेंट होती है? आप कहेंगे हाँ। तो व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड, जब वजूद किसी ऐसी ज़हनी कैफियत का और बॉडीली फीलिंग या और बॉडी या जिस्म का और बॉडीली फीलिंग या किसी जिस्म का इज इन इशू, या तो वो खुद बतौर वकुआ हो और रेलिवेंट या वकुए से जुड़ा हो। तो आपसे लागैट में पूछेगा कि क्या किसी चीज का इल्म, किसी चीज का फीलिंग, ये किसी चीज की निग्लिजेंस अगर वो हकीकी वकुए से जुड़ी हो तो क्या वो रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। मिसाल के तौर पर मुझे एक कुत्ते ने काट लिया, वो कुत्ता ए का था, मैं पुलिस स्टेशन गया कि देखो जी ये कुत्ते ने मुझे काटा है इसकी लापरवाही से। तो ए ने कहा कि नहीं जी बाय चांस हो गया, एक्सीडेंट है, कोई जानवर है इस तरह काट सकता है, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है। अगर मैं सबूत ले आऊं कि देखें जी ए को पहले भी बी और सी ने यह शिकायत की हुई थी कि उनको भी इस कुत्ते ने काटा था, तो ए को इल्म था, नॉलेज था, इसको पता था कि ये कुत्ता काटता है, इसने जानबूझ के इस कुत्ते को कोई इलाज नहीं किया है, ये इसको कहीं पे छोड़ा नहीं तो ये बंदों को खाता है, तो ये जो उसका नॉलेज था अब उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसको हम क्या कहते हैं कि ये रेलिवेंट है। देखो अब उन बंदों का देखो, उस टाइम तो उसको नहीं काटा बी और सी को, मगर कभी काटा था, मगर उसका नॉलेज अब रेलिवेंट हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 है। इफेक्ट रेलिवेंट, एक फैक्ट रेलिवेंट है एज शोविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड, अगर वो किसी जहनी कैफियत को बताता हो, मस्ट शो, मगर वो जाहिर करेगा, जरूर जाहिर करेगा, दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट, कि इस तरह की जहनी कैफियत है, नॉट जनरली, आमतौर पर नहीं, बट इन रेफरेंस टू द पार्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, बल्कि पार्टिकुलर मैटर से वो होगी। यानी सिंपल वर्डिंग में आपसे लागैट के अंदर कह देगा कि क्या आम जहनी कैफियत रेलिवेंट होती है? नहीं, खास जहनी कैफियत रेलिवेंट है। मिसाल के तौर के ऊपर मुझ पे इल्जाम है कि आसिफ ने गुस्से के अंदर आके इस बंदे का हाथ काट दिया, तो अगर मेरी जहनी कैफियत साबित कर दी गई कि पहले भी इस तरह कर चुका है, आसिफ की फीलिंग ही ऐसी है कि इसको जैसे ही कोई बात कह दी जाए तो ये तैश में आ जाता है, इसकी बॉडीली फीलिंग ऐसी है, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट बन जाएगी। हाँ, अगर बाय चांस हो गया हो तो नहीं, यानी खास फीलिंग, खास पार्टिकुलर मैटर से। देखिए कुछ मिसालें ऐसी होती हैं कि जो हम आपको समझाने के लिए उसमें ऐड करते हैं। हो सकता है कि उन मिसालों का आपके इससे ताल्लुक ना हो, मगर समझाने की गर्ज से आपको बताते हैं। एक्सप्लेनेशन 2, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन, लेकिन अगर एक शख्स के ट्रायल के दौरान अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगा हो, द प्रीवियस कमीशन, कोई पिछला उसका वकूआ, बाय द अक्यूज, उस अक्यूज के जरिए से, ऑफ एन ऑफेंस, उसके जुर्म को लेकर, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट बन जाता है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के मुताबिक। द प्रीवियस कन्विक्शन, मिसाल के तौर पर किसी का पहले कोई किसी को सजा हुई हो, ऑफ सच पर्सन, इस उस शख्स की, शेल आल्सो बी रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। आपसे लागैट में पूछेगा कि क्या प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट होती है? आप कहेंगे हाँ। मिसाल के तौर पे एक बंदे पे अब चोरी का इल्जाम, उसने 1 लाख रुपए चोरी किया, अगर अदालत में वकील साबित कर दे कि देखो ये इसका प्रीवियस कन्विक्शन, इसको पहले भी सजा हुई पड़ी है, ये पहले भी 1-2 मरतबा जो है चोरी के केसों के अंदर उसको सजा हुई है, तो ये रेलिवेंट बन जाएगा। तो क्या लागैट में पूछेगा कि प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट होती है? आप कहेंगे हाँ होती है। एक्सप्लेनेशन, इसकी इलिस्ट्रेशन जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। 28, फैक्ट बेरिंग ऑन क्वेश्चन, ऐसे वाकयात जिनका ताल्लुक हो सवालों से, वेदर एक्ट आए, चाहे कि वो कोई अमल हो, वाज एक्सीडेंट, कि क्या वो वाकयात कोई एक्सीडेंट था, और इंटेंशनल, या जानबूझ के किया गया। इसमें यह कहा गया 28 में कि ये देखा जाएगा कि एक वाकया हकीकत में हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, या जानबूझकर हुआ है, वो रेलिवेंट होते हैं। पहले देखने में समझाता हूं। व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा सवाल उठे, वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंट, कि क्या जो वकूआ हुआ है यह हादसाती तौर पे बाय चांस हो गया है, आर इंटेंशनल, ये जानबूझ के किया गया है, आर डन विद ए पार्टिकुलर नॉलेज, या किया गया है किसी खास इल्म के जरिए से, आर इंटेंशन, या इरादे के जरिए से, द फैक्ट, वो हकीकत, दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ, कि ये जो एक अमल है ये फॉर्म्ड, ये बना है, पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, कि इसका ताल्लुक और भी इस तरह के वाकयात से है। मैं समझाता हूं। इन ईच ऑफ विच, इनमें से हर एक, द पर्सन डूइंग द एक्ट, जो भी शख्स वो वाकया करेगा, वाज कंसर्न्ड, जिसका ताल्लुक इससे होगा, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है। अब देखें,
अगर कोई एक हादसा हो जाता है तो ये देखा जाएगा कि ये जानबूझ के हादसा हुआ है या ये एक्सीडेंटली हुआ है, वो रेलिवेंट होते हैं। मसलन मैंने क्या किया, मेरे फैक्ट्री को आग लग गई और मैंने क्या किया, मेरी फैक्ट्री को आग लग गई और मैंने क्या किया कि अपनी इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कर दिया कि देखो जी मैंने इंश्योरेंस इसकी करवाई हुई थी, मुझे दे दे। या मेरे कोई घर को आग लग गई तो मैंने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करता हूं जी आप मुझे उसकी रकम दें। और अगर इंश्योरेंस कंपनी पीछे से रिकॉर्ड ले आती है कि आसिफ की तो आदत ही ये है, ये पहले भी अपने 8-10 घर जलवा चुका है फला फला शहर में, ये हर शहर में आता है, घर खरीदता है, इंश्योरेंस करवाता है, उसको जला देता है, तो यानी ये एक्सीडेंटली आग नहीं लगी, जानबूझ के लगाई गई है, तो ये रेलिवेंट होता है। ये लागत में आपसे पूछ सकता है। 29, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, क्या डेली की रूटीन भी रेलिवेंट हो सकती है? आप कहेंगे हाँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक टीसीएस के पास गया और मैंने वहां पर क्या नाम है अपना, या किसी में दफ्तर में गया, मेरा कोई दफ्तर है, उसके अंदर जो खत होते हैं, जो रिपोर्ट होती हैं, वो रिपोर्ट में खास टोकरी के अंदर रखी जाती है। देखें मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ, लागत में कहेगा मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ और वहां पर रिपोर्टें टोकरी में रखी जाती हैं और मैंने भी टोकरी में रख दी, मगर वो इतनी अहम रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं पे गुम हो गई। तो अब क्या ये टोकरी में रखने की आदत रेलिवेंट बन जाएगी और मेरी जान छुड़वा देगी? हाँ। तो मैं क्या कहूंगा कि जज साहब सबके सब इसी टोकरी में रखते हैं रिपोर्ट को, मैंने भी रखी है, आप मेरी ये कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लें कि मैंने भी यहीं पे रखी, अब गुम हो जाती है तो मेरा तो कोई कसूर नहीं। तो यानी डेली की रूटीन भी आपकी क्या बन जाती है, आपके काम आ जाती है रेलिवेंट। जिस तरह आपको डायरी के अंदर आपको डेली कोई चीजें लिखते हैं, कोई वकूआ लिखते हैं और आपने कोई लिखा कि मैंने इतने पैसे फला बंदे के देने हैं, आप डेली उसकी डायरी लिख रहे हैं और कभी आप पे इल्जाम उसके अगेंस्ट लग जाए तो आप कहेंगे देखे सर मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, ये मेरे डेली का बिजनेस है, देखो डेट वाइज मैंने लिखा है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। इसमें ये कहा गया एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, कब डेली की रूटीन जो है वो रेलिवेंट होती है? व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा सवाल हो, वेदर ए पार्टिकुलर एक्ट के क्या खास कोई जो अमल है वाज डन वो किया गया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस डेली की रूटीन में आकर अकॉर्डिंग टू विच, इसके मुताबिक, इज नेचुरली, वो फितरी तौर पर वुड हैव बीन डन, वो किया गया है, इज इरेलीवेंट, वो रेलिवेंट है। तो यानी डेली की रूटीन भी रेलिवेंट होती है। हमने 29 तक इसमें पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे 30 से शुरू करेंगे जो एडमिशन से ताल्लुक रखेगा। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।